यस सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे डिस्कस करेंगे 2025 पेपर का। तो पेपर देखा आप लोगों ने अभी तक? किसी ने पेपर देखा है? पेपर देख के आए होगे, बिकॉज अभी तो बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं और 2026 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो लुकिंग एट द पेपर इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यही बैटल फील्ड जहां जाकर के आप अगला अपना बैटल लड़ने वाले हो, उसके लिए पहले से ही वहां पे उस बैटल फील्ड पे लड़ाइयां हो रही है। तो उस बैटल फील्ड पे क्या वेपन्स, क्या आर्म्स एंड एमिनेशंस यूज हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए। सो हाउ मेनी ऑफ यू सॉ द पेपर ऑफ यूपीएससी 2025? ओके, लाइव स्टूडेंट्स। अच्छा, देखा है आपने। चलिए, पेपर कैसा लगा? यस, क्वाइट फिलोसफिकल। क्वाइट क्या, आर्ट के आर्ट ऑफ फिलोसफिकल टॉपिक पे ऐसे थे। ठीक है, सो चलो, लेट मी डिस्कस दी यूपीएससी 25 पेपर टुडे एंड आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी essay topic, what is the significance of essay topic, and I'll be dealing one of the topics given this year, and we will understand how to approach an essay and some of the do's and don'ts that you should follow and you should avoid in writing a very good essay to fetch very good marks. So first and foremost, before we begin philosophical natured essay topics, I want to begin this session with yet another quote that will signify, that will highlight the importance of essay paper. Why almost all the competitive examination that has subjective papers include essay? बताइए क्यों, क्या एस्से का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों एस्से का पेपर लिया जाता है? पहले नॉलेज चेक हो गई आपकी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ चुके हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, प्रीलिम्स आप क्लियर कर चुके हैं, जीएस पेपर 1 है, वो 2 है, 3 है, 4 है, एस्से आई मीन एथिक्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आईआर, गवर्नेंस सब लिख रहे हैं आप, तो एस्से का टॉप पेपर क्यों, बताओ? ओके ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. Okay. Yes. So Kavya says in offline batch, Kavya says that ma'am, ऐसे इसलिए पूछता है यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऐसे टॉपिक इसलिए दिया जाता है कि जिस तरीके से हम आंसर्स लिखते हैं उससे हमारा थिंकिंग समझ में आता है कि हम एज अ ब्यूरोक्रेट कैसा सोच पाएंगे. करेक्ट, राइट. सो ऐसे स्टार्ट करने से पहले एक कोट देखिए, ठीक है? I write to find out what I think. Stephen King. Stephen King is a famous novelist, and he said that, quote and unquote, that I write to know what I think. Understand? So, जब आप ऐसे लिखते हो ना, तो जिस तरीके से आपका कोहेरेंस ऑफ थॉट है या नहीं है, या आप जिस तरीके से अपनी थिंकिंग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द टॉपिक्स, यू put it in a coherent manner or in a proper flow, the examiner who checks your essay gets to understand that how you put all the information in a proper synced manner. There is a synchronicity and there is a coherence in your thought, and you can connect the dots, connect the points in proper flow, and you can put your thought in a proper manner. ठीक है? So जिस तरीके से आप अपने इंफॉर्मेशन को लिखते हो, समझ में आता है आपको वेरियस योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द वेरियस टॉपिक्स और द वेरियस इश्यूज दैट इज गोइंग ऑन. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसे. बिफोर वी बिगिन डीलिंग विद एसे, तो जीएस और एसे पेपर में क्या डिफरेंस होता है? जीएस पेपर जब ले ही लिया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज को समझ ही लिया है यूपीएससी ने, तो फिर ऐसे पेपर क्यों? जीएस और ऐसे में आपका अप्रोच क्या डिफरेंस होगा? Look, in GS paper, GS versus essay paper. GS पेपर में एग्जामिनर आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट, बेसिकली फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इश्यूज चेक करता है, जबकि एसे में आपका एनालिसिस
ऑफ वेरियस इश्यूज चेक किया जाता है, ऑन वेरियस इश्यूज और टॉपिक्स. सो इन यूपीएससी, इन जीएस पेपर, how effective knowledge you have on the various topics and the concept and little bit of factual information. But essay के पेपर में आपके फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है, उसको यूज करके ही आप एनालाइज करते हो किसी टॉपिक को. लेकिन एसे में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एनालिसिस करने के लिए आपका कोहेरेंस, फ्लो, ऑलराइट, एंड हाउ यू knit the facts, how you knit the facts, आप इंफॉर्मेशन को बुनते कैसे हो, कि बुन के किसी चीज को प्रॉपरली कैसे आप प्रेजेंट करते हो. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसे एंड जीएस पेपर. सो यस, जीएस और एसे पेपर का डिफरेंस समझ में आ गया कि जीएस पेपर में आपको कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स के साथ आपके आंसर को फिनिश करना होता है, बट एसे में आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है. बट देन before we understand what to do and what not to do in an essay, let's look at the paper 2025. So पहला जो टॉपिक था यूपीएससी का, जो ऐसे टॉपिक था, that was truth knows no color. Truth knows no color. Look at the second one. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Third, thought finds a world and creates one also. Fourth, best lessons are learned through bitter experience. And the fifth, muddy water is best cleared by leaving it alone. The years teach much which the days never know. It is best to see life as journey, not as a destination. And eighth is contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. So if you can see the topics given in section A and section B, all the 8 topics are philosophical in nature, and philosophy is abstract in nature. There is abstractness in paper. So पहले 2021 as an exception छोड़ दें, तो in the previous years there used to be other dimensional, other natured topics as well in essay paper. For example, in economy, women issues, health issues, world politics, etc. topics पे भी. But this year the entire paper is very abstract, very philosophical. So you don't have any choice कि हम philosophical essay, I'm very comfortable in writing not philosophical topics, not abstract topics, so I'll pick up some non-abstract, non-philosophical topic and I will in at least one section. This year you don't have a choice, you have to write either of these 8 topics that is given, and all of them are philosophical in nature. So yes, when the paper is abstract, philosophical, तो आप पेपर अप्रोच कैसे करते हो, ठीक है. इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, कितने वर्ड्स आपका इंट्रोडक्शन में आएगा, कितने वर्ड्स मेन बॉडी में आएगा, कितने वर्ड्स कंक्लूजन में आएगा. सबसे पहले तो इसकी क्लैरिटी रख लो. इंट्रोडक्शन. सो बेसिकली in any answer or specifically essay, there are 3 parts. Let us go with the very basic understanding. Conclusion. So आपका जो पेपर है essay का, आपको सेक्शन A से एक टॉपिक एंड सेक्शन B से एक टॉपिक पिक करना है, ठीक है. एंड आपका जो एसे की वर्ड लिमिट है दैट इज 1000 to 1200. तो आपको 1000 से कम नहीं लिखना है, एटलीस्ट 1000 लिखो टू जस्टिफाई योर आंसर. इफ द आंसर योर वर्ड्स योर एसे एंड्स in less than 1000 words, that reflects that you have lack of content and you have run out of the understanding and the content on the particular topic. That is why you have rushed to finish the essay that you're not supposed to write in less than 1000. If you are going beyond 1200, that means you're breaching the word limit, and UPSC does not appreciate breaching the boundary or breaching the word limit, जैसे मैंने GS पेपर 1 के एनालिसिस में भी बताया था. So आपका जो essay है वो एटलीस्ट 1000 to 1200 पेज में खत्म हो जाना चाहिए. All right.
नाउ आपका मेन बॉडी, इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में राइट 3 पैराग्राफ्स, ठीक है. एंड देन मेन बॉडी आपका एटलीस्ट 6 to 7 पेजेस में होना चाहिए. एंड 6 to 7 पेज मतलब अगर एक पेज पे आप 2 पैराग्राफ लिखते हो, 2 पैराग्राफ मीन्स 50 वर्ड्स ईच. 2 पैराग्राफ मतलब अराउंड 12 to 14 पैराग्राफ्स का आपका मेन बॉडी होगा. विल गेट टू अंडरस्टैंड इन बिट ऑफ टाइम दैट what all, how to approach, how to write introduction, how to write main body. पहले थोड़ी सी वर्ड लिमिट को आप समझना सीखो. तो 6 to 7 पेजेस में आपका वर्ड लिमिट रहेगा मेन बॉडी का, जिसमें आप अप्रॉक्स लिखोगे 12 to 14 पैराग्राफ्स, ठीक है. 2 पैराग्राफ्स ईच, अप्रॉक्स 80 to 100 का आपका मेन बॉडी एक पेज रहता है, तो 80 to 100 पेज. तो आई विल से अप्रॉक्स 600 to 700 मेन बॉडी. So your main body will constitute 6 to 700 pages. तो आपके पास अप्रॉक्स कितना वर्ड लिमिट बच रहा है इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के लिए? So 6 to 700 out of 1000 to 1200 gone. Then you are left with approx 500 to 600. ठीक है? Yes, 6 to 700, 500 to 600. ठीक है? तो give 250 words for introduction, approx again 200 to 250 words for your conclusion. Now let us look at few of the important aspects. An essay. So candidates must connect philosophy with real life examples. ये बाद में समझेंगे हम थोड़ा, ठीक है. बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है थोड़ा सा देख लिया. यूपीएससी की जो पेपर है उसमें एसे पेपर जो अप्रोच करते हैं उसमें क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, कैसे आपका यूपीएससी प्रिपरेशन में आपका ऐसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, हाउ डू यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर ऐसे. लुक, ऐसे जो है ना कभी भी 1 day, 10 day और 15 a month प्रिपरेशन नहीं है. Be that you are a beginner or you're an experienced UPSC aspirant, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन ऐसे के प्रिपरेशन के लिए नहीं होना चाहिए. ऐसे प्रिपरेशन इज अ थ्रू आउट प्रिपरेशन. थ्रू आउट प्रिपरेशन का मतलब क्या है? आपने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू किया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, ठीक है. यू स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर. यहां से आप फ्रेजेस पिक करते रहो. कीप अ सेपरेट नोटबुक एंड कीप नोटिंग डाउन द फ्रेजेस दैट यू गेट. वोकैबुलरी. UPSC does not expect you to write a very flowery language, but at least a decent vocabulary so that you can express your point of view, you express your thoughts in shorter sentences, but powerful sentences by using पावरफुल वर्ड्स, ठीक है. तो फ्लावरी नहीं लेकिन पावरफुल वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप कम से कम बातों में ज्यादा से ज्यादा और पावरफुल तरीके से, इंपैक्टफुल तरीके से अपने बातों को लिख सको कोहेरेंट मैनर में ऐसे. सो वोकैबुलरी, कीप पिकिंग वोकैबुलरी. एक्सप्रेशंस, यू विल गेट एक्सप्रेशंस. And from newspaper, you will understand how to debate or how to put arguments. जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप जब एडिटोरियल पढ़ते हो तो एडिटोरियल में आपने देखा होगा राइटर स्टार्ट्स विद कॉन्टेक्स्ट. किसी कॉन्टेक्स्ट को पिक करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, देन ही और शी कीप्स प्रपोजिंग वेरियस डायमेंशंस एंड देन लास्ट में क्या होता है? डायमेंशन एंड सपोर्टेड बाय एग्जांपल्स, फैक्ट्स, रिसर्च और सम पेपर, सम एनालिसिस, एंड लास्ट में उसको कंक्लूड करता है.
तो व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, keep picking the expressions, vocabulary and phrases or facts, ideas, book names or quotations as well, and look how द एंटायर एडिटोरियल इज शेप्ड, ठीक है, और किस तरीके से कंक्लूड करता है राइटर ऐसे में। तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आप न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन जॉट डाउन करते रहो, एक अलग डायरी बना लो, उस डायरी में इन इंफॉर्मेशन को थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। ऐसे एक दिन के प्रिपरेशन नहीं है, ऐसे 10 दिन की प्रिपरेशन नहीं है, ऐसे 1 महीने की प्रिपरेशन नहीं कि इस महीने में पूरा अपना ऐसे प्रिपेयर कर लूँगा। ऐसे का जो पेपर है वो आपके प्रिपरेशन में थ्रू आउट चलता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है, आप एसए की, जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो तब आपके एससी की प्रिपरेशन चल रही है, जब आप एथिक्स पढ़ रहे हो तब आपका एसए का प्रिपरेशन चल रहा है, जब आप फ्री टाइम में अपना टाइम यूटिलाइज करते हो, कोई बुक उठाते हो, कोई नॉन फिक्शन बुक उठाते हो, पढ़ते हो, तो भी आपका यूपीएससी का एसए और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एसए का प्रिपरेशन चल रहा होता है। एसए 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन की प्रिपरेशन नहीं, एसए आपके प्रिपरेशन के सारे डायमेंशंस में साथ साथ चलता है। इसलिए आज से आपने यूपीएससी प्रिपेयर करना शुरू किया, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करना शुरू किया, आपका एसए का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया और तब खत्म होगा जब आपने ऑप्शनल, एथिक्स, पेपर 1, 2, 3, 4 सब खत्म कर लिया। इन सबको मिला के आपका एक बहुत सुंदर एसए लिखने की कैपेबिलिटी, पोटेंशियल बिल्ड होता है, ठीक है। तो एक डायरी बना लो जहां पे आप कोट्स, फ्रेजेस, फिगर ऑफ स्पीच एंड ऑल्सो ब्यूटिफुल वे टू राइट सब हेडिंग्स। जीएस में आप ब्लैंड हेडिंग्स लिख सकते हो, बट एसए में आपको क्रिएटिव होना होता है सब हेडिंग्स लिखने में। मैं बताऊंगी कुछ एग्जांपल्स कैसे क्रिएटिव सब हेडिंग्स यूज किया जाता है। तो वोकैबुलरी ये सब उस डायरी में अपने लिखते रहो, कोट्स, एक्सप्रेशंस, फिगर ऑफ स्पीचेस, एनेक्डोट्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट वे टू राइट इंट्रोडक्शन इज एनेक्डोट्स। और एनेक्डोट्स कहाँ से पिक करते हो, कहाँ से मिलता है? न्यूज़पेपर से मिलता है, बुक्स पढ़ते हो आप, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, द एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स ऑफ लाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर्स आर वेरी गुड वे टू राइट इन इंट्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ एनेक्डोट्स, जिसको आप बोलते हो लाइफ स्टोरी किसी की बताना है। या बुक से आपने कोई करंट इवेंट पढ़ा और वहां से आपको कोई स्टोरी मिल गई, कोई रियल लाइफ स्टोरी मिल गई कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी, तो आप उसको भी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। सो एंड ऑल्सो few other things that you have to keep in mind before you start preparing an essay and keep preparing for your essay is clear writing. बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट ऐसे में नहीं लिखे जाते हैं, शॉर्ट, क्रिस्प बट पावरफुल, ठीक है। अगर कैसे समझ में आया कि मैम हाउ डू आई नो? यस, आप काव्या ने पूछा कि मैम, अमृता ऑल्सो आस्क्ड, राइट, रजनी ऑल्सो। सो मुझसे पूछ रहे थे क्लास के बाद कि मैम इंट्रोडक्शन, जैसे आप बोल रहे हो कि स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट लॉन्ग है या शॉर्ट है, कितना लॉन्ग स्टेटमेंट लिख सकते हैं? क्योंकि कभी कभी थॉट जब हम बुन रहे होते हैं ना, तो जब निट कर रहे होते हैं थॉट्स को, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि कई चीजें एक साथ याद आती है, तो और पूरे उस सब बातों को एक स्टेटमेंट में रखने की हम कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारा स्टेटमेंट बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लॉन्ग है या सही है, कैसे पता चले? सो द बेस्ट वे इज रीड योर स्टेटमेंट, रीड योर स्टेटमेंट। इफ यू रन आउट ऑफ द ब्रेथ, यू अंडरस्टैंड दैट योर स्टेटमेंट इज वेरी लॉन्ग। आप खुद लिखो और खुद पढ़ो और देखो पढ़ते पढ़ते आपकी सांस अटक गई क्या? यू हैव रन आउट ऑफ द ब्रेथ, दैट मीन्स योर स्टेटमेंट इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। सो अवॉइड वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट्स, write very clearly. As I wrote, as I said, as somebody has quoted, that a clear writing is clear thinking. आप जितना साफ, कोहेरेंट और क्लीन तरीके से लिखते हो, पता चलता है उससे कि आपकी थिंकिंग कितनी क्लीन है, कितनी कोहेरेंस में आपकी थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, ठीक है। देन शॉर्ट एंड सिलेक्शन ऑफ एसे। मैम कौन सा एसे सेलेक्ट करें? मोस्टली सर मैम पूछने जाते हो आप लोग, है ना? यस, यस गंधर्व, राइट, रवि करेक्ट, यस बिल्कुल, आनंद हाँ बिल्कुल। तो सिलेक्शन ऑफ एसे, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि मैम एसे को सेलेक्ट कैसे करते हैं? तो अब वो दिन चला गया
जब बिल्कुल ऐसा ऐसे उठा लो जो बहुत कम लोगों ने लिखा हो या बहुत टफ ऐसे हो, मैं तो वही ऐसे लिखूंगा इसलिए मुझे नंबर अच्छा आएगा. No. You are supposed to not pick an essay that is non-conventional, that is different. You are supposed to pick that essay that you have very good content of, and you are prepared to write a good essay. You have good fodder for that particular topic. Easy, tough does not matter. ठीक है. Bullet points, diagrams. No is a big, big no. आपका जो बुलेट पॉइंट्स है, डायग्राम्स है, लीव इट फॉर जीएस. आप जीएस में आप अपनी इमेज जो बनाने की, इमेजेस डायग्राम्स बनाने की जो स्किल्स है वहां पे आप दिखाओ. एसे में नहीं दिखाना है. बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा इज टू बी अवॉइडेड इन एसे. देन नो ब्लैंड सब हेडिंग्स. ब्लैंड सब हेडिंग्स क्या होता है? लेट मी राइट इट डाउन. सब हेडिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. Subheadings. Ma'am, essay should we use subheadings? Why not? We can use subheadings. Should we use? Yes, we can use. But what kind of subheadings? GS के subheadings essay के subheadings से different है. You're not supposed to write the same headings that you write in GS. For example, let me write it, give you some examples of a bland subheading suitable for GS and a good creative subheading suitable for essay. For example, you write advantages and disadvantages. Disadvantages of something, anything, let's say artificial intelligence. ठीक है. So this kind of subheading is fine for GS. But if we talk about essay, you can write artificial intelligence, double-edged sword. All right, double-edged sword. So this is creative subheading. This is a bland subheading, and you have to avoid bland subheading in essay. Another example I'll give you is, for example, nuclear energy. Benefits of let's say the topic is on nuclear energy and you have to write the benefits of nuclear energy. This particular subheading is a bland subheading, direct subheading, and you can use this in GS, not in essay. If you have to write a creative, if you have to use a subheading, let's say if at all you have to use a subheading for essay, and let's say this is the topic, you can write nuclear energy, promise or peril. All right. So these are some of the creative subheadings that you can use for essay, and you have to keep jotting down such subheadings for your essay. एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में अचानक से आपको ऐसी subheadings अंदर से बिल्कुल आपके दिमाग में क्रिएट नहीं हो जाएगा. You have to keep collecting such art, such weapons, such arms and ammunitions to use to write a very good essay. ठीक है. जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हो, ऑप्शनल पढ़ते हो, या किसी का अच्छा कोई राइटअप पढ़ते हो, तो कीप कलेक्टिंग सच ब्यूटिफुल वे टू राइट सब हेडिंग्स एंड कोट्स एंड फ्रेजेस एक्सेट्रा. जैसे सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड.
आशा की एक उम्मीद, होप अभी बाकी है, किसी चीज में होप कहाँ है, सिल्वर लाइन द क्लाउड। तो इस तरीके से फ्रेजेस आप नोट डाउन करते रहो। कमिंग बैक टू अदर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, if you are writing dimensions, if you're using many dimensions in an essay, there are multiple dimensions, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक डायमेंशन पे आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, किसी एक डायमेंशन को आपने कम दे दिया। यू हैव टू राइट ऑल द डायमेंशंस इन बैलेंस मैनर, गिविंग इक्वल अटेंशन टू ऑल द डायमेंशंस। ऑल राइट, और ऐसा नहीं होना चाहिए, होता है ऐसा, आपका मान लो कोई ऑप्शनल है, फिलॉसफी ऑप्शनल है, साइकोलॉजी ऑप्शनल है, किसी का इकोनॉमी ऑप्शनल है, ठीक है, या किसी की एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। तो क्या होता है कि अपने ऑप्शनल का जो एस्पेक्ट होता है उस डायमेंशन को लिखते वक्त वो बह जाते हैं और सारा टाइम उसको दे देते हैं और अदर डायमेंशंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो मन की बात नहीं करनी है, सही बात करनी है, जितना जहां जरूरत है उतनी ही करनी है, मन की बात करते करते बह नहीं जाना है भावनाओं में, ठीक है। ओके, सो लर्न टू यूटिलाइज द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज फ्रॉम योर ऑप्शनल, एथिक्स, सोशल इश्यूज एक्सेट्रा दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। सो यस, essay, as I said, not a one day preparation, you have to keep collecting lot of information, vocabulary. तो अब another thing that you have to understand that I wanted to tell you is what are the different parts of an essay। और इसको समझने के बाद हम एक essay लिखने की कोशिश करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ओके, एक चीज और है, एग्जाम में क्या करना है आपको, ठीक है। जब आप एग्जाम में होते हो तो आपके पास हर ऐसे के मान लो 3 आवर्स का आपके पास टाइम है, ठीक है। 3 आवर्स का ऐसे का पेपर है आपका, ठीक है। आपको 2 ऐसे लिखने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी से एक एक ऐसे लिखना है, ठीक है। आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स एक पेपर के एक ऐसे के लिए है। तो आई विल स्ट्रांगली हाईली रेकमेंड टू डू ब्रेन storming before you start writing the essay। आपके आंसर बुकलेट में रफ वर्क के लिए स्पेस होता है, वहां पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, ठीक है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप फटाफट इंट्रोडक्शन में बुलेट पॉइंट्स लिख लो, क्या क्या लिखोगे, मेन बॉडी में क्या क्या लिखने वाले हो, कंक्लूजन किस बेसिस पे लिखने वाले हो, और इसको टाइम दो। यहां कम से कम आप 8 मिनट्स to 10 मिनट्स दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वुड रेकमेंड टू गिव योर इंपॉर्टेंट टाइम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर एक्चुअल एसे एंड एग्जामिनेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस लाइन पे आप अपना एसे लिमिट करके रखने वाले हो। उससे क्या होगा, आप कहीं भी कहीं से भी बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट प्रोसेस नहीं होगा। आप इससे लिखना शुरू करोगे, ऐसा नहीं होगा आपके यहाँ के 10 इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या लिखना है, और कोहेरेंस जो है, आपका फ्लो जो है वो टूट ना जाए। तो फटाफट ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मेजर पॉइंट्स लिख लो और उसी को फॉलो करते हुए यू फिनिश योर एसे। ऑलराइट, सो यस, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एसे? इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन मैंने बता दिया। वर्ड लिमिट, कौन से पार्ट में क्या क्या होना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। तो इंट्रोडक्शन में व्हाट आर यू सपोज टू डू इज you have to be interpretative, you have to interpret the topic, मतलब जो इंट्रोडक्शन में आपका टॉपिक है उसको सिंपली इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने के भी, इंट्रोडक्शन लिखने के भी कई तरीके होते हैं। वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बॉडी जो है, वी विल डील विद मेनी वेज टू राइट एन इंट्रोडक्शन, बट बिफोर दैट just brief outline of a structure of what should be a good essay। तो बॉडी में एक्सप्लेनेशन, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक। आप डायमेंशन, आप जो टॉपिक दिया है जैसे ट्रूथ नोज नो कलर, ठीक है, सो उसको आप डीकंस्ट्रक्ट करोगे और चाहे तो बहुत सारे डायमेंशंस का यूज करो या क्वेश्चंस बनाते या हाइपोथेसिस प्रपोज करो और उस हाइपोथेसिस को रिफ्यूट करो, सपोर्ट करो एंड देन लास्ट में कंक्लूड करो। एग्जाम्प्लिफिकेशन मतलब मेन बॉडी में जो भी आर्ग्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो, ईच आर्ग्यूमेंट, ईच स्टेटमेंट, यू नो, और in some idea that you are writing in a particular paragraph, you have to keep
putting, keep justifying your arguments with examples. Where do you get your examples from? I already told you get your examples from historical events, personalities from history, real life heroes or real life contemporary इवेंट्स और कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन और अचीवर्स जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन से, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी जो है वहाँ से, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल्स लिखते हो, कोटेशंस लिखते हो आप जस्टिफाई करने के लिए, पोएम भी लिख सकते हो आप जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। सो थिंकर्स, फिलोसफर्स, लिटरेचर पढ़ते हो आप, वहाँ से लिख सकते हो। अच्छा, मेन बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काउंटर आर्ग्यूमेंट। आप जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आपका दो पार्ट आएगा, ठीक है। एक तो होता है पेनल्टीमेट कंक्लूजन, कंक्लूजन पैराग्राफ बट वन, लास्ट पैराग्राफ बट वन। तो अल्टीमेट कंक्लूजन से पहले आपका पेनल्टीमेट कंक्लूजन आएगा, बट पेनल्टीमेट कंक्लूजन से पहले अ गुड एसे ऑलवेज हैज अ पैराग्राफ or a section on counter argument that you refute what is given, the core idea in the topic of the essay. You refute it, but ultimately you refute that. and refusion से क्या होता है, जब काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हो तो इससे एग्जामिनर को और गुड एसे से आपके लिखने से ये रिफ्लेक्ट होता है कि आप सिर्फ यूनिडायमेंशनल नहीं सोचते हो, आप व्हाट इफ, व्हाट इज द अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ये भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल कंटेंटमेंट है ना, और लग्जरी, जो लास्ट टॉपिक कंटेंटमेंट वर्सेस लग्जरी, तो कंटेंटमेंट लग्जरी, अगर कंटेंटेड हो आप, ठीक है, तो कंटेंटमेंट गिव्स पीस, ठीक है, इज रियल लग्जरी, बट जो लग्जरी के पीछे भागते हैं दैट इज पॉवर्टी। तो अगर नीड कहते हैं ना कि जब नीड इज दी ड्राइवर ऑफ द इन्वेंशन, नीड नहीं फील होगी तो इन्वेंशंस नहीं होंगे, नीड फील होती है तभी इन्वेंशंस होता है। तो ये भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो आप, ठीक है, कंटेंट में लास्ट टॉपिक पे, तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे करके फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक था, कोर आइडिया था ऐसे टॉपिक का, उसको आप सपोर्ट करते हुए कंक्लूड करते हो, ठीक है। सो यस, देयर शुड बी काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड कंटेम्परेरी रेलेवेंस in your main body. In your main body, the core idea that is given in the essay topic has to be supported or has to be reflected through some contemporary relevance. मतलब जो आज अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो उसका रेलेवेंस है टॉपिक का, दैट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन द मेन बॉडी, दैट मेन बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिंग 6 to 700 वर्ड्स और 6 to 7 पेजेस, ईच पेज कंप्राइजिंग ऑफ 2 पैराग्राफ्स, ठीक है, बहुत शॉर्ट पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। एक पेज पे जो आपका 100 वर्ड्स, ऑलमोस्ट आपका 80 to 100 वर्ड्स आपका एक पेज पे आता है, तो मैक्सिमम आप 2 पैराग्राफ लिखो, बहुत छोटे पैराग्राफ भी नहीं होने चाहिए, बहुत लेंदी पैराग्राफ्स भी नहीं होने चाहिए। सो यस, ओके, इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन, व्हाट इज वेरियस वेज टू राइट इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वन इज डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट, बट फिलोसफिकल एसे में क्या ही डिफाइन करोगे, ठीक है। अंदर इज कोट बेस्ड, यू स्टार्ट विद कोट, बट इन फिलोसफिकल एसे इट्स अ बिग नो, इट्स अ रिफ्यूजल एंड इट्स अ बिल्कुल क्रॉस, रेड क्रॉस लगा दो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर का जो टॉपिक है एसे का, ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्टनेस है, और फिर आप एसे को ओपन ही अनदर एब्स्ट्रैक्टनेस से कर रहे हो। सो डू नॉट स्टार्ट a quotation based essay topic with another quotation introduction, but this is another third way that I told is to start an essay is quotation based. Then fourth is another way is to write poem, ठीक है, poem लिख सकते हो आप, ठीक है, या किसी कोई जो फैक्ट है, डेटा है उस टॉपिक से रिलेटेड, आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कोई कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो आप, ठीक है। एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका होता है जो आपके फिलोसफिकल ऐसे होते हैं, एनेक्डोटल मतलब स्टोरी, रियल लाइफ इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे आया था प्रीवियस ईयर यूपीएससी में, दैट वाज दैट डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इज क्लासरूम। सो यूपीएससी आस्क्ड डेस्टिनी ऑफ एनी नेशन
is shaped in his classroom. So that year there was a topper, Mr. Anudeep Shetty. उन्होंने एक एनेक्डोटल ऐसे दिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एग्जाम्पल. तो ही ओपन, या जिसको बोलते हैं ना कि इसको बिल्कुल कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल्स दो, ठीक है, या एग्जाम्पल्स दे जैसे कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया. इन नॉर्थ कोरिया इन द क्लासरूम कल्ट को अप्रिशिएट करे, पर्सनालिटी कल्ट को अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है. आइडियोलॉजिकल बेस्ड स्टडी कराई जा रही है क्लासरूम में. जबकि साउथ कोरिया में, ठीक है, इनोवेशन, इमेजिनेशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, इन सब पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है. साइंटिफिक लर्निंग कराई जा रही है क्लास में. तो नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देते हुए इस ऐसे को उन्होंने ओपन किया था. इसमें ये तो इसको या तो आप बोल सकते हो एनेक्डोट्स और एक दूसरे को ऑपोजिट केसेस, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया का एग्जांपल देते हुए उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था. तो दिस इज अनदर वे. सो कॉन्वर्जेशन अनदर एनेक्डोटल मतलब स्टोरी. कॉन्वर्जेशन मतलब आप जैसे सोशल मीडिया इज गुड और बैड, ठीक है, सोशल मीडिया इज बून और बेन. तो आप एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो that it could be imaginary conversation, it could be real conversation, it could be a conversation between two person. Imagine two person, that one person is saying that how social media has helped her gain insights or connect with the people, make a network, उससे उसका business बहुत flourish हुआ. For example, Instagram पे she started ads. Another person says how she was bullied on social media by some person, ठीक है, she was a विक्टिम ऑफ सोशल मीडिया बुली. किस तरीके से हुआ? तो सोशल मीडिया बोन और बेन. तो इसमें कॉन्वर्जेशन स्टाइल भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो. पैराडॉक्स जो मैंने बताया नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया पैराडॉक्स क्या रहा और साउथ कोरिया का दोनों का पैराडॉक्स. देन करंट प्रेमाइस, डेटा, फैक्ट्स कुछ डाल सकते हो आप, ठीक है. और सेकेंड जो 3 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में, फर्स्ट पैराग्राफ ये स्टार्ट करो, सेकेंड में लिंक with the demand of the topic. जो भी आपका, जब आप सेकेंड पैराग्राफ लिखते हो इंट्रोडक्शन का, फर्स्ट पैराग्राफ एनाडोस, कॉन्वर्सेशन, पोएम, पैराडॉक्स, कोटेशन जो कि यहाँ पे नहीं लिखना है, करंट प्रेमाइस, डेटा, फैक्ट्स, कॉन्टेक्चुअल आप लिख सकते हो. देन सेकेंड पैराग्राफ में आप जो पहले पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, डिमांड टॉपिक से उसको कनेक्ट कर दो. थर्ड पैराग्राफ थीसिस स्टेटमेंट. आप चाहे थीसिस दे सकते हो, ठीक, एंटी थीसिस दे सकते हो या ना भी थीसिस दो. अगर बिगिनर्स जो हैं उनके लिए थीसिस प्रपोज करना, ठीक है, कोई हाइपोथेसिस उसको आपने प्रपोज किया, फिर मेन बॉडी में आप उसी को डिस्कस कर रहे हो, ऐसा भी कर सकते हो. तो इंट्रोडक्शन के 3 पैराग्राफ हुए. फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये बताया, सेकेंड पैराग्राफ में आप लिंक कर दो टॉपिक से, थर्ड पैराग्राफ में एक हाइपोथेसिस और थीसिस आप प्रपोज कर दो. यू कैन प्रपोज अ थीसिस, ठीक है, स्टेटमेंट का, या डिस्क्लोज आप करो, पार्शियल डिस्क्लोजर भी कर सकते हो, या फिर आप थीसिस ना भी लिखो तो चलेगा. थीसिस अगर आपने लिखा है तो मेन बॉडी में आपको कनेक्ट करते हुए उसको रिफ्यूट या सपोर्ट करते हुए आंसर को अपने लिखना होता है ऐसे में, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ दी ways to write an introduction. So let us take one of the topics, or before we discuss one of the topics in detail, let me show you. Okay, all the topics that was given. So the first topic is truth knows no color. तो डायमेंशन ऑफ ट्रूथ इस तरीके से मैंने आपको पूरा ऐसे टेबल फॉर्म में दे दिया है, ठीक है. यू कैन जस्ट गो थ्रू, मेक सम पॉइंट्स आउट ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू कुड हैव रिटन. सो डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं? ट्रूथ नोज नो कलर, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, डिस्टॉर्शन, जिसमें आप जैसे फिलोसफिकल में क्या होगा, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स कहां से दोगे, सत्यमेव जयते, कैंट्स यूनिवर्सल एथिक्स. हिस्टोरिकल में गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर,
साइंटिफिक में ग्रेविटी, डीएनए, मतलब ग्रेविटी, डीएनए, जो डीएनए है, ठीक है, वो बिल्कुल भी कहते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ठीक है। और ग्रेविटी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। क्वांटम फिजिक्स अप्लाई, ऑल दीज अप्लाई इक्वली, इट हैज नो कलर, ठीक है। डिस्टॉर्शन, नाजी प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन, सो ये काउंटर आर्गुमेंट में डिस्टॉर्शन में आप, ट्रुथ नोज नो कलर, मतलब ट्रुथ को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल नाजी प्रोपेगेंडा, ट्रुथ क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भाई ये रेस इस रेस से ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है, ये नाजी जर्मनी ने यही तो प्रोपाउंड किया था ना। तो ट्रुथ को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, ट्रुथ कैन बी कलर्ड बाय सम फॉल्स प्रोपेगेंडा। तो ये काउंटर आर्गुमेंट में आपका आ जाएगा, ट्रुथ नोज नो कलर, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेकंड, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। तो क्या क्या टूल्स यूज करोगे आप? डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, स्टेट क्राफ्ट, सॉफ्ट पावर, कॉन्फ्लिक्ट कॉस्ट, डेटरेंस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? बिना लड़े हुए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया गया था। तो वेरी गुड एग्जांपल, डिप्लोमेटिक एग्जांपल। इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट, ईरान, जेसीपीओए, ठीक है, जैकबोआ, सॉफ्ट पावर, टैलेंट माइग्रेशन टू वेस्ट। डेटरेंस, इंडियाज प्रिंसली इंटीग्रेशन, कैसे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया था, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, जो कि आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये डायमेंशन है, सारे ऐसे को डिस्कस नहीं कर सकेंगे, वी विल डिस्कस वन ऑफ द एसेस, ठीक है, इन डिटेल, बट लेट अस अंडरस्टैंड लिटिल बिट इन वेरी ब्रीफ अबाउट ऑल दी state essay topics and the dimension that you could have written. Thought finds a world and creates one also, जैसे thought as a discovery। तो thought कब किसी, जैसे thought finds a world, मतलब थॉट जो है एक दुनिया ढूंढ भी लेती है और दुनिया बना भी लेती है। हाउ? फॉर एग्जाम्पल न्यूटन फाइंडिंग ग्रेविटी, थॉट्स एज अ डिस्कवरी। थॉट डिस्कवरी कब रही? जब न्यूटन फाउंड ग्रेविटी, ग्रेविटी वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, न्यूटन जस्ट फाउंड, इट वाज अनदर वर्ल्ड दैट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड न्यूटन फाउंड द वर्ल्ड। देन आर्कियोलॉजिस्ट अनकवरिंग द पास्ट, हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं दैट ऑलरेडी हैड हैपन, ठीक है, दैट ऑलरेडी हैड हैपन। हाँ, यस, बिल्कुल। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? उसको सिर्फ ढूंढते ही तो एक दुनिया थी जो एग्जिस्ट करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम शुरू से थोड़ी नहीं जानते थे। नाउ दिस 25 मार्क्ड 100 years ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सोचो 100 साल पहले ही बस हमें पता चला, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हजारों साल पहले एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। तो थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स द इवेंट्स, फिलोसफर्स फाइंडिंग मॉरल ट्रूथ्स। भाई पृथ्वी गोल है, पृथ्वी ओवल है, पृथ्वी फ्लैट है, अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज ओवल, अर्थ इज सर्कुलर, ठीक है, नहीं, अर्थ इज ओवल, ठीक है, अर्थ इज लाइक अ शेप ऑफ एग। पहले क्या था? अर्थ इज अ फ्लैट, ठीक है, ये भी तो चेंज हुआ। ट्रूथ हैड, सॉरी, थॉट फाउंड द वर्ल्ड, थॉट देन क्रिएट कैसे हुआ? थॉट्स, राइट, Wright brothers creating airplane, constitution making, internet, United Nations, space travel, artificial intelligence, ये सब क्या है? Thought नई दुनिया बना रहा है, thought is creating the world. So these are the dimensions that you could use, and likewise I have, jotted down or created tabular form where you can find the fodder and you can think along these lines while you write the essay. Let us discuss one of the essay in detail. Contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. Contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. अब इसमें क्लियर है, ऐसे में दिया हुआ है कि जब जो लोग कंटेंट होते हैं वो अंदर से बिल्कुल इंटरनल पीस होता है उनको, और ये ऐसा वेल्थ है जो natural है. This cannot be snatched away. If you're contented of what you have natural wealth. Nobody can snatch you from you. Nobody can snatch from you. But luxury कितना भी है, कितनी भी लग्जरी है, लेकिन आप अंदर से पीस पे नहीं हो तो क्या हुआ? हमेशा स्टेट ऑफ पॉवर्टी बनी हुई है. बट इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, मान लो नॉलेज ले सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल नॉलेज, काउंटर आर्ग्यूमेंट में नॉलेज ले लो आप, ठीक है, नॉलेज. अगर मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट देखना है इसका, कंटेंटमेंट
is natural. Luxury is artificial. So contentment, luxury, natural wealth, poverty. So contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. So ये आपके एक टॉपिक, दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. ठीक है, एक तो आप सपोर्ट करते हुए आप लिखोगे, ठीक है, दूसरा आप काउंटर आर्गुमेंट भी लिखोगे. इंट्रोडक्शन में इसमें बहुत अच्छा तरीका क्या है, आप पैराडॉक्स दो. पैराडॉक्स स्टार्ट with a paradox. You can start with some example where there is a lot of luxury, lot of material wealth, yet the person is suffering from artificial poverty all the time. For example, and एक तो ये सकता है, दूसरा ये सकता है कि another person that does not have, the person does not have much material wealth, but he is contented, so he has natural wealth. तो एक पैराडॉक्स क्रिएट करके इंट्रोडक्शन आप बिगिन कर सकते हो. दैट विल सी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है. इंडियन जो यौगिक लोग हैं, ठीक है, दे डू नॉट हैव मटेरियल वेल्थ, ठीक है, दे डू नॉट possess lot of material wealth, but they are at peace, they are happy, they are natural, they have natural wealth of peace and happiness. And yet there are big MNCs, owners of MNCs or owners of big brands, yet they are all the time perpetually dissatisfied, and despite having everything, there has been found the cases of suicides, ठीक है. The owners of big companies, they commit suicide. Why? This is a paradox, है ना, कि किसी के पास कुछ नहीं है बट कंटेंटेड है, तो कंटेंटमेंट उसका नेचुरल वेल्थ है. बट किसी के पास बहुत कुछ है, डिस्पाइट दैट पर्सन ऑल द टाइम फील्स डिसकंटेंटेड, डिससैटिस्फाइड, अनहैप्पी, एंड feels all the time, is in all the time condition of perpetual poverty, perpetual feeling of poverty, ठीक है, all the time. So it's an artificial poverty, ठीक है. So paradox से आप स्टार्ट कर सकते हो. उसके बाद you can keep giving multiple dimensions in the main body, and you can keep satisfying, keep justifying your arguments with examples, ठीक है. अब कई लेवल्स हो सकते हैं मेन बॉडी में, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सी, इन अ वर्ल्ड ड्रिवन बाय कंज्यूमरिज्म, तो कंज्यूमरिज्म वर्सेस जो बहुत सारा कंज्यूमरिस्ट जो टेंडेंसी आ गई सोसाइटी में, कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उससे क्या मटेरियल पोजेशन हो रहा है, ठीक है. दिस इज येट अनदर वे ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन. एंडलेस रेस फॉर पॉवर्टी, टू बी कंटेंट. आप बट इसमें तो ठीक है, आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन वेयर यू आर explaining, expanding the topic that is given, that is explaining the topic that is given in the essay, that is contentment is natural wealth. तो to be content बता दिया क्या हुआ, and then बता दिया true wealth क्या है, और एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है. अगर आपने पढ़ा होगा जैन फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, तो जैन फिलॉसफी में क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य. अपरिग्रह, द फिलॉसफी ऑफ नॉन पोजेशन, ठीक है. और सिमिलरली इन बुद्धा सेज दैट दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है. देयर इज सॉरो, ठीक है, देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव सॉरो, व्हाई देयर इज अ सॉरो, एंड देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ सॉरो. तो व्हाट इज द रीजन ऑफ सॉरो? द रीजन ऑफ सॉरो इज डिजायर, बहुत ज्यादा इच्छा, ठीक है. तो डिजायर डिसकंटेंटमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप स्टेट ऑफ जो कंटेंटमेंट है दैट गेट्स डाइल्यूटेड. उसकी वजह से आप क्या फील करते हो ऑल द टाइम, द नीड टू एक्यूमुलेट समथिंग दैट क्रिएट्स द नीड फॉर accumulating more and more luxury, and the accumulation, this feeling of perpetual feeling of accumulation, more and more luxury, more creation of something new, creates this feeling of what? Artificial poverty. Poverty क्या है? Poverty is relative term है poverty, ठीक है. A person who owns one house in say one of the posh area of
दिल्ली, वो अब कंटेनमेंट फील कर रहा है। जैसे ही वो किसी के घर में जाता है, उसका फ्रेंड कोई बनता है, ठीक है, और वो कहता है यार मेरे पास तो एक फ्लैट यहाँ भी है, दूसरा फ्लैट दिल्ली एनसीआर वो नोएडा जो पॉश लोकेलिटी बन रही, मैंने वहाँ भी बुक करा लिया है, ठीक है। तो अब उसको फील हो रहा है कि एक रिलेटिव डिप्रेशन फील हुआ, तो पॉवर्टी फील हुई, ठीक है, डिस्पाइट दैट पर्सन हैज लग्जरी। और वही किसी और के लिए कि भाई उसकी ये लाइफ का पर्पस ही है कि मैं कमाऊंगा, इतना पैसे हर महीने निकालूंगा, ईएमआई भरूंगा और अपना एक घर खरीदूंगा एक डिसेंसी लोकेलिटी में। तो तीनों अगर एक एग्जांपल देखो तो क्या है, रिलेटिव है। तो पॉवर्टी इज ऑलवेज रिलेटिव, ठीक है, एंड सिमिलरली लग्जरी इज अ आर्टिफिशियल पॉवर्टी, ठीक। तो यही फिर आगे चल के आपको समझाना है। फिर आपको फिलोसफिकल डायमेंशन, आप अलग अलग डायमेंशन दे सकते हो, फिलोसफिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल दे सकते हो। गांधी जी का एग्जाम्पल इज इन हैंडी। आप ले सकते हो बुद्धिज्म, जैनिज्म के फिलॉसफी से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन साइकोलॉजिकल डायमेंशन, कंटेनमेंट लीड्स टू मेंटल पीस। एंड देन सोशल डायमेंशन में इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेस। कल्चरल लेसन्स जैसे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल हैड लीडर्स लाइक महात्मा गांधी हु प्रैक्टिस सिंपल इवन हाई थिंकिंग। गांधी जी कितने सिंपल तरीके से रहते थे, ठीक है। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट सोफिस्टिकेशन, और सिंप्लिसिटी से ही कंज्यूमरिज्म का जो ये होड़ है, ठीक है, वो भी कम होती है। तो यही सब आपको प्रोपाउंड करना है, पूरा प्रपोज करते रहना है अलग अलग डायमेंशन में, और उसको ही एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करना है। इकोनॉमिक डायमेंशन में, एनवायरमेंटल डायमेंशन में, अच्छा गांधी जी का एक और कोट यहाँ पे हैंडी आ जाएगा कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट सफिशिएंट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। मतलब जिसकी जितनी जरूरत है उसके लिए नेचर के पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर ग्रीड आ जाएगी तो कुछ बचेगा नहीं। एनवायरमेंट में देखो आप, एनवायरमेंटल डायमेंशन में अगर रखोगे तो कंटेनमेंट जो है वो एनवायरमेंटल एथिक्स से भी अलाइन करता है। जैसे एक फिलॉसफी है लाइफ, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, प्रमोटेड बाय इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट डायलॉग, इज रूटेड इन द सेम स्पिरिट ऑफ कंटेनमेंट ओवर लग्जरी। So these are the dimensions that you can use. For example, political governance में क्या हो सकता है, public policy, welfare oriented, जो welfare oriented government policies है that aims towards the same, that is ensuring dignity and sufficiency for all. International relations में soft power क्या है, through culture and philosophy, for example India with yoga and Ayurveda showcases contentment as a form of wealth. In contrast, luxury militarism जैसे arms race है, वो क्या है, लग्जरी मिलिट्रिज्म तो ही तो है, होड़ लगी है ज्यादा आर्म्स को, जिससे अपना अपनी टेरिटरी को सब ज्यादा सेव कर सके, तो होड़ लगी हुई है, कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो, आर्टिफिशियल पॉवर्टी ही तो है, ठीक है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, अशोका द ग्रेट, बिफोर कलिंगा वॉर अशोका वॉज इन कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस वॉर विद द मेजर neighbors to expand his territory as much as he could, but then after but still he felt all the time discontented and unhappy. But after Kalinga war there's a change of heart, and now he follows policy of dhamma, and now he is more contented than he was before Kalinga war. So you can give historical examples. Modern example में Scandinavian countries का दे सकते हो आप। Scandinavian countries अगर wealth index जो happiness index आती है उसमें Scandinavian countries सबसे ऊपर है। कैसे, वहां पे पॉलिसीज हैं जो सोशल वेलफेयर पे फोकस करती है, मॉडेस्ट लिविंग रैंकिंग, इसलिए वो बहुत हाई रैंकिंग है उनकी वेल्थ इंडेक्स में, ठीक है। अब इंडिविजुअल कलेक्टिव इंडिविजुअल लेवल पे, नेशन लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, ये भी डायमेंशन आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे में काउंटर आर्गुमेंट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन बॉडी के कई पार्ट्स हैं, बट लास्ट जो मेन बॉडी का एक पार्ट आएगा वो है काउंटर आर्गुमेंट। तो काउंटर आर्गुमेंट में क्या आएगा, कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। तो लग्जरी जो होती है ना, नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, जैसा मैंने बताया। लग्जरी अगर नीड आई कि भाई लग्जरी होना चाहिए, ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ साधन होने चाहिए या कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे मेरी लाइफ बेहतर हो, तो आई विल डू मोर हार्ड वर्क करूंगी, आई स्टडी बेटर एजुकेशन, ठीक है, बेटर एजुकेशन टू गेट अ गुड जॉब, टू क्रैक अ गुड
standard examination to get good job so that I can avail some luxury कह लो या some of the material things that are important to live a healthy life. ठीक है, तो this particular need of mine fueled me to do more hard work, get better education and get a good job. And उससे क्या हुआ? I became more educated and I am contributing to the society. ठीक है, also there is an quote, need is the mother of all invention. Need is the mother of all invention. Aeroplane, ठीक है, aircrafts, aeroplane, ठीक है. As another example, look at this. So luxury fuels innovation, economic growth, ठीक है. कार्स, एयरप्लेन, स्मार्टफोन्स क्या है? लग्जरी है, बट इससे लाइफ बहुत ज्यादा इजी भी तो हुई है ना. However, the line lies between utility driven progress and excessive indulgence. काउंटर आर्ग्यूमेंट आपने दिया कि लग्जरी जो है ना, वन में आ गई तो लग्जरी फ्यूल्स इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. मॉडर्न एमिनिटीज वी एंजॉय, कार्स, एयरप्लेन्स वर वंस लग्जरीज. जो कभी लग्जरी हुआ करती थी, कार रखना लग्जरी था, एसी लग्जरी था, ठीक है. एयरप्लेन्स टिकट्स कितने कम, सबके पास सब एयरप्लेन अफोर्ड नहीं कर सकते थे टिकट. आज मैक्सिमम इवन मिडिल क्लास भी एयरप्लेन टिकट्स अफोर्ड कर सकता है, ठीक है. तो क्या है, आज जो ये बेसिक एमिनिटीज हैं कभी लग्जरी हुआ करती थी. तो लग्जरी अगर वहां पे हम कंटेंट हो गए होते तो आज जो बेसिक एमिनिटीज हमारी लाइफ को इजी कर रही हैं वो नहीं होती. तो वन में आर्ग्यू दैट लग्जरी फ्यूल्स इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. बट देन आप बाद में आपके वापस आओगे, इस काउंटर आर्गुमेंट देने के बाद वापस आओगे और बोलोगे कि देखो, एक चीज है यूटिलिटी ड्रिवन प्रोग्रेस, एक है एक्सेसिव इंडल्जेंस. यूटिलिटी किसी चीज की है, अगर वो लग्जरी फॉर यूटिलिटेरियन पर्पस, अगर लग्जरी को अचीव करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज फाइन. बट if it becomes one becomes excessively indulgent in accumulating or finding luxury, then that is not right. That is art, that creates a feeling of artificial poverty and then leads to depression and many other ailments. ठीक है. So you conclude Santosham Param Sukham with the Sanskrit shloks. How do you conclude an essay? By Sanskrit shloks, by writing poems, by writing quotations. So one of the way to conclude this particular essay is how? Ancient Indian saying Santosham Param Sukham. For individuals आप लिख दो, सोसाइटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे. फॉर इंडिविजुअल्स कंटेनमेंट इंश्योर्स वेलबींग. For societies, it builds equity and trust. For the world, ensures sustainability. True prosperity, therefore, lies not in multiplying luxury, but in multiplying gratitude and sufficiency. Feeling of gratitude, feeling of sufficiency. To multiply this is to have natural wealth, but multiplying on the accumulation of luxury and being in perpetual state of accumulation leads to too much artificial poverty. And you can conclude by quoting Indian saying, that is Santosham Param Sukham. So this is one of the essay that I discussed in detail. Before that, I discussed how should be your introduction, how you should write your main body, what should be the word limit. So this is a brief idea on writing an essay. I'll meet you in more such sessions. तब तक आप पढ़ते रहिए. कोई डाउट हो तो क्लास के बाद आप मुझसे मिल सकते हो. यस कृति, अब यस अलेख, हाँ ओके, रवि, यस संतोष, संतोषम परम सुखम, संतोष, ठीक है, यस कृतिका, राइट, ठीक है. तो इस तरीके से आप लिखो ऐसे. हाँ बिल्कुल, आप ऐसे लिखो और आपका जो ग्रुप है ना, वहां पे आप अपने आंसर्स को सबमिट करो. द फैकल्टीज देमसेल्फ विल सी योर एसे और आपको आपके चेक्ड आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है. हाँ ठीक है. यस यू कैन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द 7. अब लिखो, समझने के बाद ना ऐसे लिखो. जैसे मैंने बताया कि जब तक मैं लिखूंगी नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा प्रॉब्लम कहाँ आएगी. और आपके किंग, ठीक है, उन्होंने भी बोला, नॉवलिस्ट, ही ऑल्सो रोट दैट
व्हेन आई राइट आई अंडरस्टैंड हाउ आई थिंक। तो हाउ यू थिंक इसको समझने के लिए आपको यू हैव टू राइट। तो पहले लिखो। देखो आपको इंट्रोडक्शन लिखने में ही ऐसा लगेगा कि हाथ पांव सब फूल गए हैं, लेकिन जिस दिन वो पहला ऐसे आप लिख डालोगे, आपका जो ये रिजिडिटी है ना ऑफ एंड फियर है वो ब्रेक हो जाएगा। और कौन सा आपका यूपीएससी यहाँ मार्क देने वाला है, हम ही देखने वाले हैं, तो हम सुधारेंगे। ठीक है, आप इसे लिखो और सबमिट करो, वी विल चेक द आंसर्स। हाँ, 8 के 8 लिख सकते हो। ठीक है, ओके। सो आई विल सी यू इन अनदर सेशन। ऑल द बेस्ट, होप इट हेल्प्स।